नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि के साथ साथ आपकी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए खास हो जाती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको आईपीसी के सेक्शन आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 1 की, जिसमें वर्णन है संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र। विस्तार क्षेत्र मतलब ये कहाँ कहाँ लागू होता है, संहिता का नाम मतलब आईपीसी का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है, तो आपको पता है पहले नंबर पे यही बात होगी क्योंकि आईपीसी की धाराएं पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आईपीसी का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र यानी वो कहाँ कहाँ लागू होता है, यही जानकारियाँ मिलेंगी हम लोगों को। जैसे हम लोगों ने भारतीय संविधान पढ़ा था तो वहाँ भी सबसे पहले चाहे वह अनुसूची की बात करें, अनुच्छेद की बात करें या भाग की बात करें, तो वहाँ भी यही चीज़ का वर्णन था। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की बात हो रही थी तो यहाँ पर आईपीसी का है तो आईपीसी की बात होगी सबसे पहले। जैसे हमारी नोटबुक होती है तो सबसे पहले पन्ने पर अपना नाम लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आईपीसी की नोटबुक है तो सबसे पहले आईपीसी अपना नाम लिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 2 की। तो धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराध जिनकी सजा आईपीसी के अनुसार होगी अन्यथा नहीं, इस चीज़ का वर्णन है। मतलब ये समझिए कि अगर कोई भी अपराध किया जाता है तो अगर उसका वर्णन या फिर उसके दंड का वर्णन आईपीसी में है तो ही सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर कोई नया अपराध आ जाता है तो आईपीसी में, जाहिर सी बात है नया अपराध है तो आईपीसी में वर्णित नहीं होगा तो सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले याद करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए धारा 2 की बात हो रही है, 2 मतलब दूसरे की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि कोई दूसरा अपराध है, कोई दूसरा अपराध जो कि आईपीसी में वर्णित नहीं है तो उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। अगर कोई दूसरा अपराध नहीं है तो सज़ा मिलेगी। तो दूसरा फॉर धारा 2, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 2 में किस चीज़ का वर्णन है कि भारत के भीतर किए गए ऐसे अपराध जिनका आईपीसी में वर्णन है तो सज़ा मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे दूसरे अपराध जिनकी सज़ा आईपीसी के अंतर्गत नहीं दी जाती है। तो ऐसा समझिए कि जो आईपीसी था वो 1860 में आया था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता था, तो पैसे जो चोरी होते थे ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, है ना। तो उस टाइम पे आईपीसी में जो था ये अपराध वर्णित नहीं था। तो अगर कोई उस टाइम पे क्राइम करता है तो आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक कि आईपीसी में यानी भारतीय दंड संहिता में उस अपराध के लिए दंड वर्णित ना हो जाए। ठीक है, तो समझ गए होंगे कोई नया अपराध आता है तो उसको आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कि आईपीसी में उसको जोड़ा ना जाए। साथ ही साथ कुछ अपवाद भी हैं कि जिनके ऊपर ना तो सिविल ना ही दीवानी मामला चलता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के कोई भी ऐसे अधिकारी जो आईएफएस सेवा में हो, ठीक है, या फिर आईएफएस सेवा के सदस्य या दूसरे देश के राजदूत या राजनयिक या भारत के राजदूत या राजनयिक। ठीक है, साथ ही साथ विदेशी सेना, इनके ऊपर जो है ये चीज़ें लागू नहीं होती, मतलब आईपीसी के अनुसार इनको सज़ा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनवाया था, तो उनको जो है आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ पर रह रहे थे तो जाहिर सी बात है भारत सज़ा तो नहीं दे पाया था, लेकिन जो नेशनल हाईवे 24 था उसमें पत्थर जरूर रखवाए थे। ठीक है, पत्थर डलवाए थे उसमें, लेकिन सज़ा नहीं दी जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 3 की। तो धारा 3 में भारत के सीमाओं के बाहर किए गए अपराध का वर्णन है। मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी अपराध है जो भारत की सीमा के बाहर किया गया है उसे ऐसा माना जाता है कि वह अपराध कहाँ किया गया है, भारत में ही किया गया है। ठीक है, यानी भारत की सीमा के बाहर भले ही वह अपराध किया जाता है लेकिन माना यही जाता है कि वो अपराध भारत में किया गया है। और साथ ही साथ ऐसा समझिए कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है, ठीक है, भारत का नागरिक है, किसी दूसरे देश में जाकर अपराध करता है तब भी उसको जो सज़ा है कैसे मिलेगी, आईपीसी के अनुसार मिलेगी। तो इसको याद करते हैं कि भारत की सीमाओं के बाहर किए गए अपराध को ये वर्णन है धारा 3 में। तो धारा 3 में 3 शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत की सीमाओं के बाहर का अपराध। सीमा की बात हो रही है, तो आपको पता है सीमा यानी बाउंड्री लाइन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जल, थल और वायु। ठीक है, 3 प्रकार की सीमाएं हो गई ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 3 में किस चीज़ का वर्णन है, भारत की सीमाओं के बाहर किए गए अपराध का। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे अपराध होते हैं भारत की सीमाओं के बाहर, तो उनको दंड किसके अंतर्गत मिलती है, हमेशा आईपीसी के अंतर्गत ही मिलती है। ठीक है,
अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 में वर्णन है भारतीय क्षेत्र, कैसे क्षेत्र, राज्यातीत क्षेत्र, ठीक है। भारतीय राज्यातीत क्षेत्र भी बोल सकते हैं आप। तो इसको राज्यातीत क्षेत्र क्या कहलाता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी भारत का रजिस्टर्ड वायुयान है, यानी हवाई जहाज है या फिर जलयान है, ठीक है, जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई भी मान लीजिए किसी भी देश में वो जलयान चला गया है, तो अगर उसके अंदर कोई भी क्राइम होता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि वो क्राइम कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर भारत में क्राइम माना गया है तो उसको सजा भी कैसी दी जाएगी, आईपीसी के अनुसार दी जाएगी। तो यही राज्यातीत क्षेत्र होता है, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड जलयान या फिर वायुयान अगर कोई भी दूसरे देश में है, फिर भी उसको ऐसा माना जाता है कि वो क्षेत्र क्या है, भारत का राज्यातीत क्षेत्र है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर देखिए वायुयान लिखा हुआ है। वायुयान मतलब हवाई जहाज, ठीक है। आपको पता है हवाई जहाज क्या करता है, उड़ता है। कैसे उड़ता है, फुर से, है ना। ऐसा बोल सकते हैं ना कि हवाई जहाज जो है वह फुर से उड़ता है। फुर फुर क्योंकि चिड़िया भी उड़ती हैं, तो फुर फॉर फोर आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि धारा 4 में किस चीज़ का वर्णन है, रजिस्टर्ड जलयान या फिर वायुयान के संबंध में, यानी राज्यातीत क्षेत्र के संबंध में यहाँ पर अपराधों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला है धारा 5, जिसमें कुछ अपवादों की बात की गई है। कुछ अपवाद कैसे, जैसे मान लीजिए सेना के अधिकारी हैं, तो उनको आईपीसी के अंतर्गत कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। किनके अंतर्गत दी जाएगी फिर उनको सज़ा, उनको दी जाएगी सैनिक न्यायालय के अंतर्गत, या फिर सेना अधिनियम बोला जाता है। सेना अधिनियम 1950 में लागू हुआ था, तो उसी के अंतर्गत उनको सज़ा दी जाएगी। ऐसे ही जो विद्युत चोरी होती है, ठीक है, तो उनको भी आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जाती है, वो विद्युत अधिनियम के अंतर्गत उनको सज़ा मिलती है। तो ये कुछ अपवाद हैं जिनको आईपीसी के अंतर्गत वर्णित नहीं किया गया है। तो ये याद रखने के लिए आप ऐसा समझिए कि 5 में शब्द क्या लिखा हुआ है, वाइफ, ठीक है। और आपको पता है घर में वाइफ अगर कुछ भी करें तो वो एक मतलब कि अपवाद हो जाता है। अगर पुरुष करता है कुछ, अगर कोई भी मान लीजिए तोड़फोड़ कर देता है घर में, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर गुस्सा होगा। लेकिन अगर घर में कोई मतलब महिलाएं करती हैं या फिर कोई वाइफ करती हैं, तो उनके ऊपर वो अपवाद होता है, मतलब उनके ऊपर अब कोई शोर नहीं कर सकता या फिर उनको कोई डांट नहीं सकता। तो एक अपवाद केस बन गया ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इसमें कुछ अपवादों का वर्णन, यानी धारा 5 में कुछ अपवादों का वर्णन किया गया है, वाइफ और 5, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अध्याय 1 खत्म हो जाता है। आईपीसी में कुल 23 अध्याय हैं और 5 ये जो है अलग से है। जैसे कि भारतीय संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वैसे गिनती के अनुसार कितने भाग होते हैं, 25 भाग होते हैं ना। 4 का बढ़ जाता है, 9 का बढ़ जाता है और 14 का बढ़ जाता है, तो ये 3 बढ़ के 25 हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वैसे अध्याय जो है कितने हैं, 23 हैं, लेकिन 5A जो है अलग से है। तो यहाँ पर अध्याय 1 खत्म हो जाता है धारा 5 से और स्टार्ट होता है धारा 6 से अध्याय 2। मैं आपको बता दूं कि अध्याय 2 में धारा 6 से धारा 52 तक के आते हैं और इनमें केवल और केवल परिभाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें केवल परिभाषाओं की बात की जाएगी, तो उनको हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो बात कर लेते हैं धारा 6 की। तो धारा 6 में वर्णन है कुछ उपबंधों का, जिसमें जैसे कि कब अपराध नहीं होगा इस चीज़ की बात कही गई है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी की नीम की दातून तोड़ लेता है, तो ठीक है, तब ये अपराध नहीं माना जाएगा, ये तुच्छ अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा समझिए कि ये अपराध नहीं होगा। अगर कोई भी मतलब रिपोर्ट लिखवाता भी है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो छोड़ने में 6 शब्द आपको मिल जाएगा, यानी 6 शब्द। तो याद रखिएगा धारा 6 में किस चीज़ का वर्णन है, कुछ उपबंधों का। कौन से उपबंध का, यानी कब चीज़ें अपराध होंगी, कब चीज़ें अपराध नहीं होंगी, इस चीज़ की परिभाषा का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 8 की। तो धारा 8 में लिंग की परिभाषा का वर्णन किया गया है। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो रही है। मतलब आईपीसी के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग इनको नहीं माना जाता है। आईपीसी के अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को एक माना जाता है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि लिंग में शब्द लिखा हुआ है लिंक। लिंक समझ लेना, जैसे यूट्यूब से आप लिंक जनरेट करते हो, ठीक है, शेयर करने के लिए। तो लिंक का अगर आप सिंबल देखोगे ना, तो देखने में आपको 8 जैसा दिखेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 8 में किस चीज़ का वर्णन है, लिंग का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 9 की, जिसमें वर्णन है वचन का। वचन मतलब आईपीसी के अंतर्गत एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही हैं।
मतलब अगर ऐसा माना जाता है कि उसने अपराध किया या फिर वह अपराधी है, तो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया है, बल्कि वहाँ पर जितने भी अपराधी हैं सबके लिए बोला गया है। मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों में कोई भी अंतर आईपीसी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, तो वचन में एक शब्द लिखा है वो वॉच। वॉच करना मतलब देखना होता है। देखते किसे हैं? आँखों से, और आँखों को नैन भी बोलते हैं। तो नैन में आपको 9 शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, धारा 9 में यानी धारा 9 में किस चीज़ का वर्णन है? वचन का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 10 की। तो धारा 10 में वर्णन है स्त्री और पुरुष से संबंधित परिभाषा का। मतलब जो आईपीसी है उसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। साथ ही साथ स्त्री का क्या मतलब होता है? स्त्री का मतलब कानून के अंतर्गत किसी भी आयु की महिला की बात की जाएगी। ठीक है, मतलब चाहे वह 4 साल के हो, 10 साल या फिर 20 साल या 50 साल। स्त्री का मतलब किसी भी आयु की महिला, और साथ ही साथ पुरुष का मतलब भी होता है किसी भी आयु का पुरुष। वहाँ पे बच्चा बोलना जरूरी नहीं है, अगर पुरुष बोला गया है तो वह किसी भी आयु का हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए 10 को 10 बोलते हैं, 10 को कर लेते हैं ट्रेन। ठीक है, और स्त्री की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रेन और स्त्री से संबंधित आपने एक चुटकुला सुना होगा कि मतलब जो स्त्रियां होती हैं वो तैयार होने में ज़्यादा समय लगाती हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि भारत की ट्रेन और यहाँ की महिलाएं यानी स्त्रियां जो हैं दोनों ही लेट हो जाती हैं कहीं जाती हैं तो। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्रेन और स्त्रियों की चर्चा एक ही जैसे की जाती है। तो याद रखिएगा, ट्रेन यानी 10 की बात हो रही है, तो धारा 10 में किस चीज़ का वर्णन है? स्त्री और पुरुष से संबंधित परिभाषाओं का। मैंने आपको बता ही दिया, स्त्री मतलब किसी भी आयु की महिला और पुरुष मतलब किसी भी आयु का पुरुष। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 11 की, जिसमें वर्णन है व्यक्ति की परिभाषा। व्यक्ति मतलब कोई भी आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, कोई निकाय भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी या कारखाना भी हो सकता है। सब के सब व्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए जाते हैं। तो व्यक्ति को याद करना है तो ऐसा याद रखिए कि व्यक्ति की बात हो रही मतलब इंसान। तो ठीक है, व्यक्ति को इंसान कर लेते हैं यहाँ पर, और 11 को कर लेते हैं यारा। ठीक है, यारा मतलब दोस्त। तो जाहिर सी बात है, इंसान के मतलब व्यक्ति ही व्यक्ति का यार बनता है, दोस्त बनता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि धारा 11 में किस चीज़ का वर्णन है? व्यक्ति की परिभाषा का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 12 की। तो धारा 12 में लोक, समुदाय और वर्ग की परिभाषा का वर्णन है। तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि वर्ग में वारा शब्द आपको मिल जाएगा ना, वर्ग, वारा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 12 में किस चीज़ का वर्णन है? वर्ग का वर्णन है, और वर्ग देखते ही आप ऑप्शन क्लियर कर लोगे। तो याद रखिएगा, धारा 12 में लोक, समुदाय और वर्ग की परिभाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे धारा 14 की, जिसमें सरकार के सेवक का वर्णन किया गया है। ठीक है, सरकार के सेवक कौन होंगे? जो कि सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर सेवक की बात हो रही है। सेवक को चेला भी बोलते हैं ना, तो चेला को चेरा। ठीक है, चेरा, चेरा फॉर 14 आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, धारा 14 में किस चीज़ का वर्णन है? सरकार के सेवक का वर्णन है। दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर देखिए 14 में फोर्ट शब्द लिखा हुआ है। फोर्ट मतलब किला, और आपको पता ही है किला किसी राजा महाराजा का होता है, और वहाँ पर बहुत सारे सेवक लगे होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 17 की। तो धारा 17 में सरकार की परिभाषा का वर्णन है। सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सरकार की बात हो रही है और धारा 17 लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सरकार या फिर सत्ता, सत्ता किसके हाथ में होती है? तो आप बोलेंगे सरकार के हाथ में होती है ना। पूरी की पूरी सत्ता सरकार के हाथ में होती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, सत्ता से 17 और सरकार। तो याद रखिएगा, धारा 17 में किस चीज़ का वर्णन है? सरकार की परिभाषा का, क्योंकि सत्ता किसके हाथ में होती है? सरकार के हाथ में होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 18 की, जिसमें भारत की परिभाषा है। ठीक है, तो भारत की परिभाषा मतलब भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या स्थिति है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर भारत याद कर लेते हैं तो आसानी से कवर हो जाएगा। तो भारत में एक शब्द लिखा हुआ है भार। भार मतलब वजन। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वजन लाद दिया जाए, बहुत ज़्यादा भार रख दिया जाए, तो उसको वह हटाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर उसके ऊपर वजन रख दिया गया किसी के द्वारा, तो अब उसको वह हटा रहा है। हटा रहा है फॉर 18 आपको याद आ जाएगा, हटा रहा, 18। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 18 में किस चीज़ का वर्णन है? भारत की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 19 की, जिसमें न्यायाधीश की परिभाषा का वर्णन है। न्यायाधीश कौन होगा?
जो कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध होगा वही न्यायाधीश होगा। तो न्यायाधीश जिसको जस्टिस भी बोलते हैं ना, तो जस्टिस में शब्द लिखा हुआ जस्ट आइस। आइस मतलब ठीक है, यहाँ पर आइस शब्द से ही आप कवर कर लोगे 19, आइस 19, 19 में भी आइस शब्द आपको मिल जाएगा ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि जस्टिस यानी न्यायाधीश की बात किसके अंतर्गत की गई है, धारा 19 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, अब न्यायाधीश की बात की गई है तो जाहिर सी बात है न्यायालय की भी बात की जाएगी, क्योंकि न्यायाधीश न्यायालय में बैठेंगे। तो जस्ट 19 के बाद जो धारा 20 है उसमें न्यायालय की बात की गई है, तो आसानी से आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक आईपीसी के यानी इंडियन पेनल कोड के 20 सेक्शन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अगर आप चाहते हैं कि इसके और भी पार्ट आपके सामने उपलब्ध करवाए जाएं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। ठीक है, और जितने ही ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, जितने भी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप सपोर्ट करोगे तो वीडियो आती रहेंगी। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके भी बताने हैं। आपको बताना है कि धारा 3, धारा 12, धारा 14, धारा 18 और धारा 5 के अंतर्गत किन चीज़ों को वर्णन किया गया है। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको इनके आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।